हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, पिछले हफ्ते फेड की मीटिंग हुई थी और उसमें उन्होंने कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे। 0.50% ही रेट्स को बढ़ाया था, जबकि पिछले साइकिल्स में उन्होंने 0.75 के रेट से रेट्स को बढ़ा रहे थे। और उसके बाद से ही मार्केट्स में हमें प्रेशर दिखने लगा था। और मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, उसमें बताया था कि क्यों कम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद भी मार्केट्स में प्रेशर दिख रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 7 डेज में देखिए तो मार्केट्स में कुछ ज्यादा ही गिरावट हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी में करीब 7 ट्रेडिंग सेशंस में पिछले करीब 600 पॉइंट्स का फॉल हमें देखने को मिला है और बैंक निफ्टी में वही हमें 1700 पॉइंट्स का जो है फॉल देखने को मिला है। और इसकी पीछे जो बड़ी वजह है वो है एफपीआई की सेलिंग। तो एफपीआई क्यों सेल कर रहे हैं? इंडियन मार्केट्स को कहा जा रहा है कि वर्ल्ड के बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स हैं, उसके बावजूद भी एफपीआईज क्यों सेल कर रहे हैं? उसके पीछे 4 बड़ी वजह है। पहला ये है कि हाई इंटरेस्ट रेट्स। तो अब देखिए, जो यूएसए में जो है इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे अब रेट्स अगले साल 5% तक पहुँच जाएंगे। तो आप इमेजिन करके देखिए कि एक तरफ इक्विटी का रिस्क है, हाई वैल्यूएशंस पे स्टॉक चल रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको सेफली 5 to 6% का रिटर्न मिल रहा है। तो काफ़ी फंड मैनेजर्स जो हैं इस तरीके के रिटर्न के पीछे भागते हैं, क्योंकि सेफ्टी के साथ यूएसए में 5 to 6% रिटर्न मिलना भी एक बड़ी बात होती है। तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है, तो उन्हें वहाँ पे एक अट्रैक्टिव जो है मार्केट दिख रहा है फिक्स्ड इनकम के पर्सपेक्टिव से, इसलिए वो यहां से निकालकर पैसा वहां ले जा रहे हैं। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है वीक रूपी। दोस्तों, आप जानते हैं कि रुपया जो है लगातार कमजोर हो रहा है। इनफैक्ट पिछले 1 साल में करीब 10.2% रुपी वीक हुआ है। तो जब एफआईआईज जो हैं यहां पे इक्विटी मार्केट में मुनाफा कमाते हैं, फिर उसको डॉलर में एक्सचेंज करके अपने देश में ले जाते हैं, तो इसकी वजह से उनको लॉस होता है। अब आप इमेजिन करिए कि आपका 10% रुपया वीक हो गया, तो आपके रिटर्न्स जो हैं उसी प्रोपोर्शन में कम हो गए। तो इस वजह से उन्हें लग रहा है कि अब मार्केट यहां से बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, रुपया भी कमज़ोर हो रहा है, तो इससे अच्छा है भैया पैसा निकाल कर वहां पर हम सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करें। तीसरा कारण है फियर ऑफ रिसेशन। दोस्तों, मैं लगातार वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किस तरह ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट लोग ये कह रहे हैं कि 2023 में रिसेशन आएगा, और जब भी रिसेशन आता है तो हमने पास्ट में देखा है कि उसका स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और कई दफ़े हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट्स में अच्छा खासा बड़ा करेक्शन भी होता है। और जो चौथा कारण है हाई कमोडिटी प्राइसेस। दोस्तों, आप जानते हैं यूक्रेन की वॉर की वजह से जो है सभी कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और कमोडिटी प्राइस बढ़ने से क्या होता है कि आपके जो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाते हैं, तो आपके प्रॉफिट या जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता है। तो इसकी वजह से एफआईआईज एफपीआईज का ऐसा सोचना है कि कंपनीज बहुत ज़्यादा जो है मार्जिन या प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगी। तो कितनी बाइंग या सेलिंग एफआईआईज कर रहे हैं? तो अगर आप सितंबर का डेटा देखिए तो करीब 7,600 करोड़ का उन्होंने सेलिंग किया था। उसके बाद अक्टूबर आते आते वो लगभग फ्लैट रहे, और इसके बाद नवंबर में उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की, करीब 36,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की। और अगर दिसंबर में भी देखिए तो शुरू के जो 2 हफ्ते वो नेट बायर रहे, करीब 10,000 करोड़ की करीब उन्होंने बाइंग की। लेकिन अब जो है वो सेलिंग की तरफ जा रहे हैं, और चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि इस महीने में वो नेट सेलर बनेंगे। तो बीच बीच में ज़रूर वो बाइंग करते हैं, और बाइंग करने का रीज़न क्या होता है कि बहुत से जो एफपीआईज होते हैं वो इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको किसी ना किसी स्टॉक में जो है इन्वेस्ट करना है। इस वजह से हमें कई महीनों में हमें अच्छी खासी बाइंग की फिगर भी देखती है, क्योंकि उनका एक बाइंग का कोटा होता है जिसे उन्हें कंप्लीट करना होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए तो 2022 में उन्होंने करीब 1.22 लाख करोड़ रुपीस की सेलिंग की है, करीब करीब 16.58 बिलियन यूएस डॉलर्स की उन्होंने सेलिंग की है। और ये एक तरीके का लग रहा है कि रिकॉर्ड बन जाएगा अगर वो लगातार अपनी सेलिंग को इस महीने भी जारी रखते हैं। तो एफआई सेलिंग के अलावा 2 और ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मार्केट्स प्रेशर में दिख रहे हैं। तो एक रीजन तो ये है
कि जो कोविड की नई रिपोर्ट आई है उसमें काफ़ी जो है जो जिस तरीके की प्रेडिक्शंस की गई हैं वो थोड़ी डरावनी है। आने वाले टाइम में बताएगा कि वो सच होती हैं कि नहीं होती हैं। लेकिन चाइना में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कोविड का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और ऐसे भी न्यूज़ आई हैं कि वो वेरिएंट्स इंडिया में भी देखने को कुछ केसेस में मिले हैं। लेकिन फिलहाल अभी सिचुएशन कंट्रोल में दिख रही है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा हमें नहीं पता। तो इसकी वजह से एक मार्केट में फ्रेश पैनिक आया है। और अगर आप नोट करिए कल के मार्केट्स में और आज के भी मार्केट्स में, तो कई जो हैं जो हेल्थ केयर की जो कंपनीज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़त हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट कल के मार्केट्स में हमें कई स्टॉक्स जो हेल्थ केयर के थे उसमें 10%, 8%, 12%, 15% तक का हमें राइज देखने को मिला था। तो मार्केट जो है ये बेट कर रहा है कि ठीक है, अगर कोविड की फोर्थ वेव आती भी है तो हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज या हेल्थ केयर कंपनीज में बेट करके थोड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग करके वहां पर पैसे को शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा डेटा देखकर लगता है। और दोस्तों इसी वजह से हमने जो बुल ट्रैक पोर्टफोलियो पब्लिश किया था उसमें हेल्थ केयर की कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फोकस उसमें किया था। इसके अलावा जो एक और रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में ग्लोबली एक पैनिक आया है वो है बैंक ऑफ जापान का एक डिसीजन। और वो डिसीजन क्या था कि उन्होंने जो उनके बॉन्ड यील्ड का जो मूवमेंट का रेंज है उसको बढ़ा दिया था। पहले जो है उनके जो भी कायदे कानून थे उसके हिसाब से 0.25% का ही फ्लक्चुएशन बॉन्ड यील्ड में अलाउड था। अब उसे उन्होंने बढ़ा दिया है, 0.50 कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे मार्केट में पैनिक कैसे आ गया। तो इसको थोड़ा समझते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको आसान भाषा में समझाने का कि जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो उसमें अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब 0.25 था तो मैक्सिमम 0.25 ही इन्वेस्टर कमा सकता है, अगर 0.5 होगा तो 0.5% कमा सकता है। तो एक तरीके से वो डबल हो गया। अब इसको बढ़ाने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वहाँ पर भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब इससे मार्केट को कैसे खतरा पैदा हुआ? देखिए दोस्तों, जापान में जो है ना नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं, यानी कि बैंक में पैसा रखेंगे तो आपको उसका भाड़ा देना पड़ेगा। तो -0.1% बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी वहाँ बैंक में पैसा रखना नहीं चाहता और वहाँ के जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो दुनिया भर में पैसे लोन पर देते हैं, क्योंकि बैंक में रखने पर तो उन्हें पैसा लगेगा, किराया देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि भाई किसी को लोन दो। तो आप इंडिया में भी देखेंगे कि हमारे काफ़ी जगह जो है जापानीज इन्वेस्टमेंट है। तो जब अब वहाँ पर बॉन्ड यील्ड जब बढ़ने लगेंगे तो लोग जो हैं पैसा वहाँ पर ले जाएंगे। तो जापान के जो इन्वेस्टर्स हैं वो दुनिया भर में पैसा कम लगाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि चलो यहाँ पर लगा रख देते हैं, अपने देश में ही पैसा रख लेते हैं ताकि वहाँ से हमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट, थोड़ा बहुत ही इंटरेस्ट मिल जाए, क्योंकि पहले तो उन्हें -1% मिलता था। और अब देखिए कि सेफ्टी के साथ कुछ भी रिटर्न मिलता है तो लोग उसे पसंद करते हैं, क्योंकि एक तरफ आपका जो बहुत सारी अनसर्टेनिटी है और दूसरी तरफ आपको कुछ भी सेफ्टी के साथ रिटर्न मिल रहा है। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट स्टार्टअप इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा, स्टार्टअप कंपनीज पे भी पड़ेगा, क्योंकि जापान के जो इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी सारी स्टार्टअप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि 2022 तो अब खत्म होने वाला है, लेकिन 2023 में मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, कहाँ तक जा सकता है? तो मैं उससे रिलेटेड कुछ जो भविष्यवाणियाँ जो ब्रोकर्स लोगों ने की है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहला मैं कोटक सिक्योरिटीज़ की जो प्रेडिक्शन है वो मैं शेयर करता हूँ। तो उनका कहना है कि अगले साल जो है बेस्ट केस सिनेरियो जो है वो 18,700 है निफ्टी का। उनका ये मानना है कि अगले साल पैसा कमाना बहुत मुश्किल होगा इक्विटीज़ में, और जो है आपको दूसरे एसेट क्लासेस की तरफ देखना पड़ेगा अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो उनका कहना है कि भाई बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा। नीचे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो खरीद कर मार्केट को सपोर्ट देंगे, लेकिन अपसाइड भी नहीं होगा क्योंकि एफआईआईज ऊपर के लेवल पर सेलिंग करेंगे। कोटक एसेट मैनेजमेंट के नीलेश शाह का कहना है कि अगले साल जो है जो रिटर्न्स जो है
वो बिल्कुल पुअर रहेंगे और डेट फंड के बराबर ही रिटर्न देंगे। तो इक्विटी मार्केट से हमें बहुत अच्छे रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए 2023 में। और उनका कहना है कि जो उनका फेवरेट सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हें लगता है कि वहां पर हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। मिराय एसेट्स के नीलेश सुराना का कहना है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट के ऊपर ही मार्केट का डायरेक्शन डिपेंड करेगा और बहुत मुश्किल है ये प्रेडिक्ट करना कि ग्लोबल सिनेरियो किस तरफ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप सिप्स में ही पैसा लगाएं और जो है बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में ना लगाएं, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, सिप से रिलेटेड एक डेटा मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि काफ़ी सिप्स लोग अब बंद कर रहे हैं। हालांकि सिप में पैसा आ रहा है, हर महीने करीब 10 to 12,000 करोड़ आ रहा है, लेकिन काफ़ी लोग सिप बंद करा रहे हैं क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। उनके जो फेवरेट सेक्टर है वो है रूरल कंजम्पशन, यानी कि वो सेक्टर्स जिनकी खपत गांव में होती है और वो जो है कैपिटल गुड्स में बेरिश हैं। रिलायंस म्यूचुअल फंड के सुनील सिंघानिया जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश हैं और वो कह रहे हैं कि इंडिया इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट और अगले साल जो है काफ़ी सारा पैसा, दुनिया भर का पैसा जो है इंडियन मार्केट्स में आएगा और इसलिए वो मार्केट में है बहुत अच्छी ग्रोथ अगले साल देखते हैं। इसी तरीके से कुछ और जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने भी टारगेट पब्लिश किया है। तो प्रभुदास लीलाधर कह रहे हैं कि अगले साल 19,200 तक निफ्टी मैक्सिमम बेस्ट के सिनेरियो में जाएगा और वहीं इलारा सिक्योरिटीज का कहना है कि 19,900 तक निफ्टी बेस्ट के सिनेरियो में जा सकता है। जेएम फाइनेंशियल्स बेरिश हैं, वो कह रहे हैं कि 18,500 इज द बेस्ट केस सिनेरियो और रिलायंस सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा बुलिश हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो 20,000 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये सारे टारगेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए ये बेस्ट केस टारगेट्स हैं, वो ये नहीं कह रहे कि यहां तक जाएगा ही जाएगा, ये बेस्ट केस सिनेरियो। तो अगर आप कैलकुलेशन करके देखिए तो बेस्ट केस सिनेरियो में भी आपको बहुत बड़ा रिटर्न यहां से नहीं मिलेगा। तो इस वक्त जहां पे भी हम खड़े हैं वहां से हमें जो है 10-12% ही मैक्सिमम बेस्ट के सिनेरियो में हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं देख सकते अगर हम इंडेक्स की बात करें। तो ये सारे जो भी ब्रोकर्स ने कहा, इसका हम कंक्लूजन निकालें तो क्या निकलता है? पहली चीज तो ये कि अपसाइड कम है। हालांकि ब्रोकर्स ये भी कह रहे हैं कि डाउनसाइड भी कम है, लेकिन अपसाइड कम है, विच इज द की थिंग। दूसरी चीज ये है कि रिस्क बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी के फैक्टर्स बहुत सारे हैं और इस वजह से वो कहां पे टर्न लेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। तीसरा ये कि कोई भी ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में या स्टॉक्स में ग्रोथ होने वाला है। हर कोई जो है ग्रोथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मॉडेस्ट है। मार्केट को लेकर वो बुलिश हो सकता है, कोई ब्रोकर ये कह सकता है कि बहुत सारा फंड आएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि इंडस्ट्री में, कंपनीज में, उनके रेवेन्यूज़ में, प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो हम अगर इस लेवल पर हमें मार्केट में पैसा लगाना है तो हमें क्या अप्रोच लेनी चाहिए, और वो अप्रोच बार बार मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि वी हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, और हमें जो है चूज करके ही लगाना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने टॉप के 10 स्टॉक उठा लिए या किसी सेक्टर के टॉप 5 उठा लिए और उसमें पैसा लगा लिया। बुल मार्केट में ये स्ट्रैटेजी चलती है, लेकिन इस तरीके के मार्केट में जहां बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और मार्केट बहुत ही एक्सपेंसिव लेवल पर है, तो वहाँ पे हमें सोच समझकर ही पैसा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।